आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर में जो है सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन सब्जेक्ट के जो है नया टॉपिक लेकर हम आपके पास आए हुए हैं। आज जो है हम जो आपका नया टॉपिक है उसके विषय में हम आपको अध्ययन कराएंगे। आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं। जो टॉपिक आपका है, जो हमारा टॉपिक है छात्रों जो है वो है सॉयल कंजर्वेशन सर्वे एंड लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, मृदा सर्वेक्षण, मृदा संरक्षण, सर्वेक्षण एवं मृदा उपयोग क्षमता के आधार पर वर्गीकरण। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा सॉयल है या मृदा है उसका सर्वेक्षण, सर्वे हम किस किस बिंदुओं पे करते हैं, किस किस माध्यम से करते हैं, उसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन करवाएंगे छात्रों जो है। ठीक है, आइए चलते हैं। आपको जो है मृदा सर्वे के विषय में जो है हम आपको जो है स्टडी करवा रहे हैं। आइए, जो हमारा मृदा संरक्षण सर्वे है और मृदा उपयोग क्षमता के आधार पर वर्गीकरण है वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। मृदाओं का प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करके खेतों के मानचित्र तैयार करने को मृदा संरक्षण सर्वेक्षण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी क्या कहते हैं मृदाएं हैं, जो प्राकृतिक क्या कहते हैं वातावरण में जो भी मृदाएं हमारे उन्मूलन में या कर्षण क्रिया या क्षरण की क्रिया से जो मृदाएं हमारी बन रही हैं जो है उसका जो है एक मानचित्र के माध्यम से जो है उसका सर्वेक्षण करना ही जो है मृदा संरक्षण सर्वेक्षण कहलाते हैं जो है। ठीक है छात्रों, आगे जो है मृदा सर्वेक्षण खेती करने के लिए आधारभूत इकाई कार्य है, क्योंकि इसमें मृदा की विशेषताओं का निरीक्षण किया जाता है जिसके आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण करके उनका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। मृदा संरक्षण सर्वेक्षण के अंदर विशेष रूप से मृदा क्षरण, मृदा पीएच, मृदा बनावट, मृदा में कठोर पलट और जल स्तर का मृदा की पारगम्यता आदि सूचनाओं को प्राप्त करके उनको मानचित्र में प्रदर्शित करके मृदा का उसकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं छात्रों जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि किसी भी भूभाग का अगर हम सर्वेक्षण करते हैं जो है, अगर मृदा संरक्षण सर्वेक्षण करते हैं तो उसको एक मानचित्र पर जो है उसका हम अंकन करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें बनी हुई हैं, किस तरीके की मृदा है, वहाँ पे अम्लीय है, क्षारीय है, बलुई है। इस चीज़ को जो है हम मानचित्र पर जो है अच्छी तरीके से दर्शाते हैं छात्रों जो है। ठीक है, उसी को हम मृदा संरक्षण सर्वेक्षण कहते हैं जो है। आगे चलते हैं छात्रों। जो इसके जो मृदा पीएच है उसके आधार पर हम मानचित्र को जो है दर्शाते हैं। फिर उसके बाद मृदा बनावट के आधार पर उसके मानचित्र पर हम दर्शाते हैं। फिर उसके बाद मृदा में कठोर पटल क्या है उसको हम दर्शाते हैं। कठोर पटल का मतलब ये है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं या ढलाई क्षेत्र हैं वहाँ पे उसको किस बिंदु पे हम दर्शाते हैं। इस चीज़ को जो है हम एक मानचित्र के माध्यम से जो है उसे हम दर्शाते हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा सर्वेक्षण के प्रकार, काइंड्स ऑफ सॉइल सर्वे। मृदा संरक्षण के आधार पर मतलब मृदा क्षरण के आधार पर मृदा सर्वेक्षण को दो प्रकार में हमने विस्तृत किया है। जो पहला हमारा है जो है विस्तृत सर्वेक्षण। इसमें जो है इसके अंदर किसी भी क्षेत्र की सूक्ष्म परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र की छोटी छोटी सूचनाओं को मानचित्र के में दर्शाया जाता है छात्रों। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा विस्तृत सर्वेक्षण है उसमें जो है भूभाग के जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म जो है पार्ट होते हैं उसे हम मानचित्र पर जो है कोई जो है मानक रख के या एक बिंदु रख के जो है उसे हम दर्शाते हैं छात्रों जो है, जो कि विस्तृत सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है छात्रों जो है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार के मानचित्र को छोटे क्षेत्रों के लिए बड़े आकार में बनाए जाते हैं। इनके तैयार करने में अधिक समय लगता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम
एक किसी भूभाग का ड्राइंग करते हैं या मानचित्र करते हैं, उसको जो है छोटे छोटे भागों को जो है मानचित्र में जो है दर्शा के जो है उसके एक बिंदु को एक चिन्ह बनाया जाता है, जिसके द्वारा हम ये सर्वेक्षण कर लेते हैं कि यहाँ पे ये मानचित्र में अगर ये बिंदु बना हुआ है तो ये छोटी हमारा भूभाग है या हमारी वनस्पति है या ये हमारा तालाब है, ये मेरा बाग है। जो भी चीज़ें हैं वो हम एक विस्तृत सर्वेक्षण में जो है मानचित्र उसको हम दर्शाते हैं छात्रों। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रारंभिक सर्वेक्षण है जो है, इस प्रकार के सर्वेक्षण के अंदर सूक्ष्म परिस्थितियों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारे प्रारंभिक सर्वेक्षण है उसमें जो है छोटी छोटी चीज़ों को जो हम दर्शा नहीं सकते हैं। उसमें जो है क्या कहते हैं, केवल मुख्य महत्वपूर्ण बातों को मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण नए तथा अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके अंदर मानचित्र का आकार 0.5 इंच से 1 इंच तक प्रति वर्ग मील के हिसाब से बनाते हैं। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारा प्रारंभिक सर्वेक्षण है उसमें जो है जो हमारे चट्टानें हैं, जो हमारे बड़े भूभाग हैं, उसे जो है हम प्रदर्शित करते हैं, उस मानचित्र में हम दर्शाते हैं उसको छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा बनावट के आधार पर वर्गीकरण छात्रों जो है, मृदा बनावट के आधार पर निम्न 6 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग के पहले की संख्या ही मानचित्र के अंदर वर्ग के संकेत निर्धारित करती है जो है। ठीक है, जो हमारी मृदा के बनावट के आधार पर जो छात्रों वर्गीकरण है कि कहाँ पे हमारा जो है मिट्टी बलुई है, कहाँ पे चिकनी है, कहाँ पे काली है, वहाँ की जो है सर्वेक्षण करके उसे हम एक मानचित्र पर जो है प्रदर्शित करते हैं छात्रों जो है। जो हमारा पहला पॉइंट है छात्रों जो है वो है रेतीली भूमि। जहाँ पे हमारी रेतीली भूमि पाई जा रही हैं उसे हम मानचित्र पे जो है प्रदर्शित करते हैं एक बिंदु रख के जो है। फिर उसके बाद दोमट रेतीली भूमि उसको जो है दर्शाते हैं। फिर उसके बाद जो है रेतीली दोमट भूमि, फिर दोमट भूमि, फिर मटियार दोमट भूमि, फिर मटियार भूमि। मतलब इन सब जो भूमि हैं उसे जो है एक जो है सांकेतिक रूप में जो है एक बिंदु को रख के मानचित्र पर जो है दर्शाया जाता है छात्रों, जिसके द्वारा जो है उसकी जो है सर्वेक्षण हम करने में हमें बड़ी आसानी होती है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूमि की ऊपरी जो 9 इंच की सतह में अगर जुताई करते समय कंकड़ पत्थर मिले उनका वर्णन करना आवश्यक होता है। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारा ऊपर का सरफेस है, जो हमारी ऊपरी परत है, अगर 9 इंच पे अगर हम जुताई करते हैं वहाँ पे हमें अगर कंकड़ पत्थर अगर मिल रहा है तो फिर उसे भी हम मानचित्र पे जो है उसे हम किसी सांकेतिक भाषा के रूप में उसे हम प्रदर्शित करते हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। ढाल के आधार पर वर्गीकरण। मृदा ढाल का मृदा क्षरण से सीधा संबंध होता है। कम ढालू भूमियों पर मृदा क्षरण कम और खड़े ढालों पर मृदा क्षरण अधिक होता है। ढाल के आधार पर मृदा को निम्न 6 भागों में विभाजित किया गया है और वर्ग के पहले की संख्या की मानचित्र में ढाल की सीमा का संकेत करते हैं। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारा एक मृदा संरक्षण सर्वेक्षण है वहाँ पे अगर ढाल के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो वहाँ पे हमें 6 प्रकार का जो है वर्गीकरण करना पड़ता है, जो कि मृदा ढाल के अकॉर्डिंग रहता है, मृदा क्षरण के अकॉर्डिंग रहता है छात्रों जो है। आइए हम आगे बताते हैं आपको। जो हमारा पहला है मृदा ढाल के अकॉर्डिंग। इस प्रकार की भूमियों को ढाल 15 इंच प्रति मील की दर से पाया जाता है। विभिन्न कृषि क्रियाओं को अपनाकर ही इन भूमियों को अच्छी पैदावार के लिए ले सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, उसे भी हम जो है मानचित्र पर जो है एक सांकेतिक भाषा के रूप में प्रदर्शित करते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। साधारण ढाल जो है, मृदा ढाल 15 से 50 प्रति मील की दर से एक दर में पाया जाता है। साधारणतया मृदा संरक्षण की क्रियाओं में अपनाकर कृषि की जाती है। मतलब कहने का अर्थ है छात्रों, जहाँ पे हमारे साधारण ढाल हैं, ढालें वहाँ कम हैं, वहाँ पे जो हम सर्वेक्षण करते हैं
वहाँ का जो सर्वेक्षण है वो जो है एक तरीके से जो है 15 से 50 प्रति मील की दर से जो है हम उसे जो है प्रदर्शित करते हैं छात्रों जो है मानचित्र पे जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंभीर ढाल जो है, मृदा ढाल 50 से 100 प्रति मील की दर से पाया जाता है। साधारण मृदा संरक्षण की सभी विधियां अपनाकर खेती करना संभव होता है। मतलब जो हमारी साधारण ढाल की जो हमारी सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग जो है जो हमारी गंभीर ढाल मतलब सबसे ज़्यादा जो ढाल होती है उसको जो है हम किसी माध्यम के द्वारा जो है उसे सांकेतिक भाषा के रूप में मानचित्र उसे हम प्रदर्शित करते हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद उसे हम कृषि के योग्य जो भूमि है वहाँ पे जो है हम अच्छी पैदावार जो है करके अपना फसल उत्पादन करते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। साधारण खड़े ढाल जो है, इस प्रकार की मृदाओं में मृदा ढाल 100 से 200 प्रति मील पाया जाता है। कृषि के उपयुक्त से भूमियाँ नहीं मानी जाती हैं। चारागाहों का विकास किया जाता है जिससे नियंत्रित चराई की जा सकती है। मतलब इस ढाल में जो है जो हमारा साधारण खड़े ढाल हैं वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है कृषि योग्य ज़मीन नहीं पाई जाती है। उसे भी जो है मानचित्र पर अगर हम सर्वेक्षण करते हैं तो उसे भी एक सांकेतिक भाषा के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे और वहाँ पे जो है जो हमारा एक पैमाइश होता है वो 100 से 200 प्रति मील जो दर होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसे सर्वेक्षण में मानचित्र में दर्ज करते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिक खड़े ढाल जो है, इस प्रकार की भूमियों में मृदा ढाल 200 प्रति मील से अधिक होता है। वनों का विकास अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। पशुओं का चराना भी उचित नहीं है। घासों को काटकर पशुओं को खिलाना चाहिए। मतलब कहने करती है छात्रों जो हमारे अधिक खड़े ढाल हैं वहाँ पे जो हमारी प्रति मील जो है 200 मीटर जो अधिक होता है। वनों का वहाँ पे विकास अधिक तरीके से होता है क्योंकि वहाँ पे हम पशुओं के द्वारा जो फसलें चराई जाती हैं, घासें चराई जाती हैं, उसे जो है हम जो है कटिंग करके जो है अगर पशुओं को खिलाते हैं तो वहाँ पे जो हमारी एक सर्वेक्षण की विधि है उसे भी जो है हम मानचित्र में जो है प्रदर्शित करते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। अवकृति ढाल जो है, इस प्रकार की भूमियों में गड्ढे सम्मिलित करते हैं। अस्थायी रूप से वनों का विकास ही लाभदायक है। मतलब इसमें जो है हम मानचित्र पे जो है जहाँ पे उस ढाल पे हमें जो गड्ढे मिलते हैं उसे भी हम जो है मानचित्र पर एक सांकेतिक भाषा के रूप में जो है उसे हम अंकन करते हैं जिससे अगर पैमाइश या सर्वेक्षण में हमें अगर जानकारी करना है तो उसके माध्यम से हमें पहचान करने में आसानी होती है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जलीय मृदा क्षरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वाटर इरोजन। मृदा उपयोग क्षमता को जानने के लिए उस क्षेत्र में जल द्वारा मृदा क्षरण का प्रभाव जानना आवश्यक होता है। जलीय मृदा क्षरण को मानचित्र के आधार पर W अक्षर में प्रदर्शित करते हैं। जलीय मृदा क्षरण के आधार पर निम्न भागों में मृदा को विभाजित किया गया है। मतलब कहने करती है छात्र जो जलीय हमारा मृदा क्षरण है उसमें जो हम वर्गीकृत कर रहे हैं उसे हम W अक्षर के क्या कहते हैं वर्ड से जो है हम उसकी पहचान करते हैं। वो हमारी सांकेतिक भाषा होती है छात्रों जो है। आगे चलते हैं। जो हमारा पहला है W0, इस वर्ग के अंदर मृदा क्षरण दृष्टिगोचर नहीं होता है। जो हमारा W1 है इस वर्ग में जलीय मृदा का क्षरण द्वारा मृदा 10% तक का भाग प्रभावित होता है। वर्षा ऋतु में क्षुद्र सरिता भी बन जाती हैं। ठीक है, फिर W2 में जो है मृदा का 10 से 25% तक का भाग जलीय कटाव से प्रभावित होता है। कुछ क्षेत्र 10% या इससे कम क्षेत्रफल पर 250 फीट से अधिक अंतर पर अवनालिका भी पाई जाती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हम मृदा संरक्षण सर्वेक्षण कर रहे हैं वहाँ पे जलीय जो हम एक मानचित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं उसे हम जो है W अक्षर के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं और उसमें क्या चीज़ों का हम सर्वेक्षण किए हैं उसे हम जो है दर्शाते हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। W3, इसकी गणना गंभीर कटाव वाले क्षेत्रों में करते हैं जो 25 से 50% तक के क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इन क्षेत्रों के 10 से 25% तक क्षेत्रफल में 100 से 250 के अंतर पर अवनालिका पाई जाती हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद W4 के अतिरिक्त गंभीर कटाव
वाले क्षेत्रों में इसे मृदा कटाव के प्रभाव 50 से 75% तक क्षेत्र पर होती है। फिर उसके बाद W5 जो है, इन क्षेत्रों का कृषि में उपयोग नहीं किया जाता। इनमें बड़ी बड़ी अवनलिकाओं का काफ़ी संख्या में पाई जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा सर्वेक्षण की प्रक्रिया है उसमें अगर हम जलीय मृदा क्षरण को अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम W के अकॉर्डिंग जो है हम प्रदर्शित करते हैं और उसे मानचित्र जो है अंकन करते हैं। कहाँ पे हमारा गंभीर कटाव हो रहा है, कहाँ पे कम कटाव हो रहा है, कहाँ पे जो है अवनालिका गहरी हो रही हैं, उसे हम पूरे तरीके से मानचित्र पर जो है प्रदर्शित करते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊसरता के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर। इस वर्गीकरण में ऊसरता के प्रसार क्षेत्र में वनस्पति कठोर तह की उपस्थिति के आधार पर मानते हैं। मानचित्र में इसको हम V अक्षर के प्रदर्शित करते हैं। जैसे V0 प्रति साधारण ऊसर भूमि जो है 5% से कम क्षेत्र में ऊसरता का प्रभाव होता है। ढाक, करौंदा, रौंजा की वृक्ष पाए जाते हैं। नीचे की सतह चिकनी मिट्टी की पाई जाती है जिनके कारण पारगम्यता मंद हो जी है और वर्षा ऋतु में ऊसरी घास पाई जाती हैं। मतलब कहने करती है छात्रों जो है जो हम मानचित्र में उसे प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पे अति साधारण जो ऊसर है वहाँ पे जो है जो हमारी फसलों की उगने की जो प्रक्रिया है वहाँ पे जो कटीले वन पाए जाते हैं। जैसे नागफनी का पौधा हो गया और आपका जो है करौंदा हो गया और उसके बाद जो है आपकी जो है ढाक हो गई, रौंजा हो गया। इस प्रकार की फसलें जो है वहाँ पे इसको जो है हम V0 के आधार पे हम प्रदर्शित करते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। V1 के आधार पर साधारण ऊसर भूमि जो है ऊसरता का प्रभाव 5 से 15% तक के क्षेत्र में होता है। दूसरे प्रोफाइल में सख्त सतह के कारण पारगम्यता नहीं होती है। 3 फीट या इससे अधिक गहराई पर कंकड़ की सतह होती है। ढाक और रौंजा के वृक्ष पाए जाते हैं। छोटी छोटी ऊसरी घासें भी पाई जाती। मतलब इस प्रकार की भूमि में जो है छात्रों जो हम मानचित्र प्रदर्शित करते हैं वहाँ पे ऐसे जो है रौंदा और क्या कहते हैं और करौंदा, ढाक जैसी जो है प्रोफाइलें जो है उस ऊपरी परत पे जो है पौधे उगते हैं छात्रों। और घासें, कुछ उसली घासें भी उगती हैं जो कटीले होने की एक प्रक्रिया है। जो फसलों में कांटे युक्त जो है क्या कहते हैं घासें पाई जाएंगी वहाँ की मिट्टी हमेशा जो है ऊसर ही एक प्रतीत का मेन कारण है जिसे हम मानचित्र पर छात्रों जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। V2 औसत ऊसरी भूमि जो है 1 से 3 तक की गहराई पर सख्त तह पाई जाती है। ढाक के वृक्ष कहीं कहीं पर उग पाते हैं। छोटी छोटी ऊसरी घासों का भी अभाव भी पाया जाता है जो 25 से 35% तक के भूमि में ऊसरता का प्रभाव होता है। इसे भी हम जो है मानचित्र जो है सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो है दर्ज करते हैं छात्रों जो है। उसके बाद V4 जो है अत्यधिक ऊसरी भूमि जो है इस वर्ग में 60 से अधिक क्षेत्र की ऊसरता से प्रभावित होता है। ऊपरी सतह में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। इसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती हैं। फसलों उत्पादन के लिए इस प्रकार की भूमियां सर्वाधिक अनुपयुक्त होती हैं क्योंकि ये ज़मीन पूरे तरीके से ऊसरली होती है। इसे भी जो है V4 के अकॉर्डिंग जो है मानचित्र के सर्वेक्षण पे हम दर्ज करते हैं जिसे हम मापन की प्रक्रिया में जब हम किसी चीज़ को मापते हैं जो है वहाँ पे उसके सांकेतिक भाषा के रूप में जो है हम उसे जो है अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इस प्रकार की प्रक्रिया है छात्रों जो है V4 जो है ये जो है मृदा संरक्षण सर्वेक्षण में एक मानचित्र पर सारे सांकेतिक भाषा के रूप में दर्ज किया जाता है जिसे हमें सर्वेक्षण करने में बड़ी आसानी होती है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है छात्रों। अगली टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।